तो आज हम एक ऐसे आइडिया पर बात करने वाले हैं जो हमें बहुत आम लगता है, राष्ट्र। लेकिन क्या ये हमेशा से ही इतना आम था? ये देखिए, साल था 1848 और एक फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक सोरियू ने भविष्य की एक कमाल की तस्वीर बनाई थी। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये दुनिया हमारी आज की दुनिया से कितनी मिलती जुलती है ना? लेकिन सोचिए, महज 2 सदी पहले ये एक बहुत ही क्रांतिकारी, एक यूटोपियन सपना हुआ करता था। तो सवाल उठता है कि अगर राष्ट्र नहीं थे तो फिर था क्या? चलिए इसी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। 18वीं सदी के बीच का यूरोप देखिए। ये आज की तरह देशों में नहीं बटा था। ये तो बस अलग अलग साम्राज्यों का एक खिचड़ी जैसा था, जहां कई तरह के लोग साथ रहते थे। मतलब कोई जर्मनी या इटली जैसा देश नहीं था, बस छोटे बड़े राज्य थे, डचीज थीं और बड़े बड़े साम्राज्य थे। मिसाल के तौर पर हैब्सबर्ग एम्पायर को ही ले लीजिए। यहाँ कोई जर्मन बोलता था तो कोई इटालियन, कोई हंगेरियन तो कोई पोलिश। इनमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं था सिवाय एक चीज के, वो सब एक ही राजा के प्रति वफादार थे। तो फिर ये साम्राज्यों का जो जाल था, ये आज के राष्ट्रों वाली दुनिया में कैसे बदल गया? इसकी चिंगारी भड़की फ्रांस से 1789 में। फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी फ्रांसीसी क्रांति ने एक ऐसा आइडिया सामने रखा जिसने दुनिया ही बदल दी। और वो आइडिया ये था कि असली ताकत, मतलब शासन करने का हक, अब किसी राजा महाराजा के पास नहीं होगा, बल्कि वो देश के लोगों यानी नागरिकों के हाथ में होगा। यही लोग मिलकर राष्ट्र बनाएंगे। अब इस आइडिया को असलियत में बदलने के लिए क्रांतिकारियों ने एक नई फ्रेंच पहचान घड़नी शुरू की। उन्होंने ला पात्री यानी पितृभूमि और ल सिटोयन यानी नागरिक जैसे नए शब्द दिए। राजा के झंडे की जगह तिरंगा आ गया और सबसे जरूरी, पूरे देश में सबके लिए एक जैसे कानून और एक जैसी नापतोल की व्यवस्था लागू की गई। तो अब ये देखते हैं कि फ्रांस से निकला ये आइडिया बाकी यूरोप तक कैसे पहुंचा, और ये अक्सर तलवार के दम पर ही पहुंचा। नेपोलियन बोनापार्ट की फौजों ने पूरे यूरोप को रौंद डाला और उनकी जो विरासत थी वो बड़ी अजीब थी, मतलब एक दूसरे से बिल्कुल उलट। एक तरफ तो नेपोलियन ने कानून के सामने बराबरी, सामंतवाद का खात्मा और एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार जैसे क्रांतिकारी कदम उठाए, लेकिन दूसरी तरफ उसने टैक्स बढ़ा दिए, सेंसरशिप लगा दी और लोगों को जबरदस्ती अपनी सेना में भर्ती किया। और मजे की बात देखिए, इसी जुल्म की वजह से लोगों में फ्रांस के खिलाफ राष्ट्रवाद की भावना जाग गई। अब एक बहुत मजेदार बात, राष्ट्र का ये जो नया आइडिया था, इसे सुनने और अपनाने वाले लोग भी तो चाहिए थे, है ना? और ये लोग थे उभरता हुआ पढ़ा लिखा मिडिल क्लास, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की देन था। कौन थे ये लोग? ये थे नए नए उद्योगपति, व्यापारी और प्रोफेशनल्स। ये चाहते थे कि जमींदारों के जो खास अधिकार हैं वो खत्म हों और पूरे देश में व्यापार के लिए एक खुला बाजार बने। इसी सोच को उदारवाद कहा गया। तो इस नए मिडिल क्लास के लिए राष्ट्रवाद का मतलब था हर व्यक्ति की आज़ादी, कानून के सामने सब बराबर, और सरकार वो जो लोगों की सहमति से बने। और ये सब कुछ एक देश, एक राष्ट्र राज्य के अंदर ही मुमकिन था। तो ये सब हमें एक ज्यादा गहरे सवाल पर ले आता है कि आखिर एक राष्ट्र होता क्या है? क्या ये सिर्फ एक भाषा, एक धर्म या एक जमीन का टुकड़ा है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये सिर्फ नक्शे पर एक झंडा या इतिहास की कुछ कहानियां नहीं हैं। 1882 में फिलोसोफर अर्नेस्ट रेनान ने कहा था, एक राष्ट्र अपने लंबे अतीत की कोशिशों, कुर्बानियों और समर्पण का नतीजा होता है। इसका होना रोज होने वाला एक जनमत संग्रह है। मतलब एक राष्ट्र कोई बनी बनाई चीज नहीं है, ये तो लोगों का रोज का फैसला है कि हाँ, हमें साथ रहना है। तो अगर राष्ट्र एक रोज का फैसला है, तो आज इस फैसले का क्या मतलब है? ये बात हमें सोचने पे मजबूर करती है कि राष्ट्र का ये विचार, जिसे सिर्फ 200 साल पहले गढ़ा गया था, उसे दरअसल हम सब मिलकर हर रोज, हर दिन दोबारा बनाते हैं।